good evening. So, we continue with our book reading आत्म अनुशासन की शक्ति से नो टू एक्सक्यूजेस बहाने बनाना छोड़ दें बुक बाय ब्रायन ट्रेसी पेज नंबर 65 पैरा 1 हमने रीड कर लिया था। आगे चले तो यहाँ से शुरू करेंगे। पैसा और भावनाएं। पैसा जीवन की कई समस्याओं और चिंताओं का केंद्र होता है। इसे कमाना, इसे खर्च करना, इसका निवेश करना और ख़ास तौर पर इसे गंवाना। हमारी अधिकांश नकारात्मक भावनाएं भी किसी न किसी तरह पैसे से जुड़ी होती हैं। सच तो यह है कि आप अपने आर्थिक जीवन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। चयन आप करते हैं, निर्णय आप लेते हैं, आप ही प्रभारी हैं। आप अपनी आर्थिक समस्याओं या स्थिति का दोष दूसरे लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर आप खुद बैठे हैं। जब आप अपनी आमदनी, अपने खर्च और अपने निवेशों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो आप आर्थिक रूप से बालक से आर्थिक रूप से वयस्क बनने की यात्रा शुरू करते हैं। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि हमारा जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा, मनी। सबसे पहले कमाना कैसे है, फिर उसको खर्च कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, उस प्लानिंग में से पैसे बचाने कैसे हैं ताकि हम निवेश कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें और ऐसे इन्वेस्टमेंट करें कि हम पैसे गंवाएं नहीं। अगर किसी भी हालत में भगवान ना करे किसी सिचुएशन की वजह से आपके पैसे डूब जाते हैं, कोई बिजनेस में लॉस रहता है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने बहुत सोच समझ के की थी वो फिर भी फेल हो जाती है, तो नेगेटिव विचार तो आएंगे। तो लेकिन उनसे बचने का क्या तरीका है? आप खुद जिम्मेदार हैं। पैसे आपने कमाए थे, खर्च भी आपने किए थे, इन्वेस्टमेंट भी आपने खुद की थी, सोच समझ के की थी। लॉस हो गया, ठीक है, आपके हाथ में नहीं था, पर जिम्मेदार तो आप हैं ना उसके, है ना? क्योंकि ड्राइवर की सीट पर आप खुद बैठे हैं। तो अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, आपको खुद को ही दोष देना चाहिए। आप अपनी आमदनी यानी कि जो नौकरी आप कर रहे हैं उसको किसने चुना? अपने खर्च, वो पैसा किसने खर्च किया जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? और अपने निवेशों, वो निवेश करने का निर्णय किसने लिया? वो भी तो आपने ही लिया था ना। जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आप आर्थिक रूप से बालक ना बनकर आर्थिक रूप से वयस्क बनने की ओर की जर्नी शुरू करते हैं। जिम्मेदारी और नियंत्रण। जिम्मेदारी स्वीकार करने और अपने जीवन पर स्वयं का नियंत्रण महसूस करने के बीच में सीधा संबंध होता है। इसका अर्थ यह है कि आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, आप जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एहसास होता है कि आपके जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में मानने और आपके सकारात्मक होने के बीच भी सीधा संबंध होता है। कैसे? आप जितना ज़्यादा महसूस करते हैं कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों की बागडोर आपने संभाल रखी है, आपके हाथ में है, तब आप हर काम में ज़्यादा सकारात्मक और ज़्यादा खुश होते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने पर आप सशक्त, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं। आपको पावरफुल फीलिंग आती है, आपको हेल्दी फीलिंग आती है अपने लिए, आपको इम्पोर्टेंस लगती है अपनी, क्योंकि आप अपने सारे डिसीजंस खुद से ले रहे हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। अंदर से आप पावरफुल फील करेंगे, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिम्मेदारी स्वीकार करने पर नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं और आपकी खुशी और संतुष्टि आपके पास आ जाती है। स्थिति चाहे जैसी भी हो, नकारात्मक भावों का इलाज ये कहना है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर उस स्थिति को देखकर यह सोचे कि जो कुछ हुआ है या जो भी हो रहा है उसके लिए आप किस तरह से जिम्मेदार हो सकते हैं। आपकी बुद्धि दो धारी तलवार की तरह है, यह दोनों दिशाओं में काट सकती है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन की अप्रिय चीज़ों के लिए दूसरों को दोष भी दे सकते हैं और अपनी स्थिति को तर्कसंगत ठहरा सकते हैं या जायज़ स्थित कर सकते हैं। दूसरी ओर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे कारण भी खोज सकते हैं जो हुआ है उसके लिए आप जिम्मेदार क्यों हैं, और फिर समस्या को सुलझाने या स्थिति को सही करने के लिए
कदम भी उठा सकते हैं। ठीक है, हमारी बुद्धि क्या है, एक दो धारी तलवार है कि दोनों साइड सोचेगी। इजी रास्ता क्या है, दूसरे को दोष देना कि हाँ ये तो जो भी कुछ हुआ जी, मेरे को बिजनेस में लॉस क्यों हुआ, उसने मुझे गलत सलाह दी थी, उसकी बात मान के मैंने पैसे यहाँ लगा दिए और मेरा पैसा डूब गया। नो, आपका दिमाग था ना सोचने के लिए कि हाँ पैसा लगाना चाहिए था, नहीं अगर लगाना था तो कितना लगाना चाहिए था ना। तो आपको खुद को जिम्मेदार मानना है और फिर सोल्यूशन सोचना है कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं क्यों जिम्मेदार हूँ और इसको सुलझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप प्रगति कर सकते हैं, है ना, अंडरलाइन कर लीजिए। आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि असफल लोग बहाने बनाते हैं और विजेता प्रगति करते हैं। आप ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। चुनाव आपका है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते। जैसे जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तब कोई पार्किंग में खड़ी आपकी कार को टक्कर मार दे, आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने तो प्रॉपरली कार पार्किंग में खड़ी की थी। ऐसी दुर्घटना के लिए आप भले ही सीधे जिम्मेदार ना हो, लेकिन फिर भी आप घटना के बाद अपनी प्रतिक्रियाओं या व्यवहार के लिए तो जिम्मेदार हैं ही ना। कि शांति से अपने आप सोचे कि चलो अब हो गया तो हो गया नुकसान, इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। या फिर इमेजिनरी पर्सन को 100 गालियाँ निकालो कि इसकी वजह से मेरा ये हो गया, मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेगेटिविटी का क्या मतलब है भाई। अभी हो गया नुकसान तो ठीक तो आपको ही कराना है, आपको तो पता ही नहीं कि टक्कर मार के भी कौन गया, है ना। कभी शिकायत न करें, कभी स्पष्टीकरण न दे। लीडर या श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वह स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। ऐसे सच्चे लीडर की कल्पना करना संभव ही नहीं है जो समस्याओं और मुश्किलें सामने आने पर कर्म करने की बजाय दूसरों को दोष देने लगे और शिकायत करने लगे। जिम्मेदारी का एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी की महान व्यक्तित्व का लक्षण है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए पहले से यह संकल्प करें कि आप किसी ऐसी चीज़ पर विचलित या क्रोधित नहीं होंगे जिसे आप बदल नहीं सकते या जिस पर आप प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस तरह आप मौसम के बारे में नाराज नहीं होते, उसी तरह आप उन परिस्थितियों और स्थितियों पर भी नाराज नहीं होते जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टॉप एक्सप्लेनिंग, बी रिस्पॉन्सिबल। यही नहीं, आप खास तौर पर अतीत के दुखद अनुभवों या स्थितियों के कारण वर्तमान में नाराज और दुखी नहीं होते ना। कि जो पुराना टाइम था वो बीत गया, अभी उसको बार बार याद करने से क्या होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या फ़ायदा है पास्ट की गलतियों को या उसको बांध के रखने का, अपने ऊपर फालतू में बर्डन लेने का। ऐसा करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर आप करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, आज से अभी से छोड़ दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं होता पास्ट को पीछे लाद के चलने का। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा प्रेजेंट है और अगर प्रेजेंट अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर को बहुत अच्छा डिज़ाइन कर पाएंगे। आप कहते हैं जिसे ठीक करना संभव नहीं है उसे सहजता से लेना चाहिए। ये आपके जीवन का क्या कहते हैं सिद्धांत होना चाहिए। चाहे सक्सेसफुल होना है, वैसे तो सक्सेसफुल होना हर कोई चाहता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी और अपने आप को टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए भी जिससे ठीक करना संभव नहीं है उसे सहजता से लेना चाहिए। जो हमारे हाथ में ही नहीं है सिचुएशन, तो उसके बारे में सोच सोच के टेंशन क्या लेनी भाई, है ना। सब छोड़ दो ऊपर वाले पे। आश्चर्य की बात है कि आज बहुत सारे लोग कई साल पहले हुई किसी घटना को लेकर दुखी हैं। जब भी वे उस नकारात्मक अनुभव के बारे में सोचते हैं तो फिर से दोबारा नाराज या निराश हो जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप किसी भी व्यक्ति अतीत के बारे में सोचना, बातें करना और उसे तरोताज़ा करना बंद कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है ना, कि पुराना जो नुकसान हो गया या आपसे कोई गलती हो गई या आपकी किसी से लड़ाई हो गई, उसके बारे में आज तो सोचना बंद कर दो। क्या फ़ायदा है। आप उसे छोड़कर अपने लक्ष्यों और असीमित भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना है, अपने लिमिटलेस फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना कि पुरानी
गलतियों या पुराने झगड़ों के बारे में। जैसा हेलन केलर ने कहा, जब आप सूरज की रोशनी की ओर मुड़ते हैं तो छायाएं आपके पीछे छूट जाती हैं। हेलन केलर जानते हैं? ये एक राइटर थी जो कि बचपन से देख नहीं सकती थी, फिर भी इन्होंने इतनी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स लिखी हैं। और इस लाइन को पढ़िए, जब आप सूरज की रोशनी की ओर मुड़ते हैं तो छायाएं आपके पीछे छूट जाती हैं। व्हेन यू लुक एट द सन तो शैडोज आर बिहाइंड यू, है ना। आत्म विजय और आत्म नियंत्रण। आत्म अनुशासन, आत्म विजय या आत्म नियंत्रण अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी करने से शुरू होता है। अपने साथ होने वाली हर चीज पर अपनी प्रतिक्रियाओं की 100% जिम्मेदारी लेकर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए बहाने बनाने, शिकायत करने, आलोचना करने या दूसरों को दोष देने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय आप इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ कहते हैं और फिर कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं। आज मेरी क्या करंट सिचुएशन है, मेरा क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, मेरी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। तो उसे सॉर्ट आउट करना, उसका सल्यूशन निकालना भी मेरा काम है। कर्म ही एकमात्र उपचार है। अपने लक्ष्यों की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम उठाना ही क्रोध या चिंता का एकमात्र सच्चा उपचार है, जो अगले अध्याय का विषय है। बहरहाल, वहां जाने से पहले आज ही यह संकल्प लें कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखेंगे और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करने में जुट जाएंगे, ताकि आपके पास किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नकारात्मक बातें सोचने या नकारात्मक भाव व्यक्त करने का समय ही ना रहे। ठीक है ना। आज से अभी से सोच लीजिए कि आपको सिर्फ अपने सक्सेस और गोल्स के बारे में सोचना है, अपने पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोचना है। ठीक है। ये पुरानी चीज़ों और जितने भी पुराने बर्डन्स थे उनसे आप खुद को निजात पा लीजिए बस। अब जब आप अपने जीवन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं। बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कह रही इजी है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, पर आज से शुरू करेंगे, अभी नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद, यू विल सी द डिफरेंस। ऐसा होगा, ज़रूर होगा। इससे आप अपने हर काम में ज़्यादा प्रभावी, खुश और सकारात्मक बन जाते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर 3, अध्याय 3। अब हम अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 4, आत्म अनुशासन और लक्ष्य। अनुशासन ही लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। जिम रॉन। अनुशासन ही लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। राइट। किसने कहा? जिम रॉन। जिम रॉन को तो सब जानते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं वो भी। अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और अनुशासित होकर हर दिन उसकी दिशा में काम करें। स्पष्ट लक्ष्य, आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और पूरे डिसिप्लिन से उसकी दिशा में काम करें। अनुशासन की यह योग्यता आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। डिसिप्लिन यह सुनिश्चित करता है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जितनी कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती, और कोई चीज़ इसके जितनी पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल डिसिप्लिन है। जीवन में सार्थक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अनिवार्य है। आपने शायद यह बात सुनी होगी, आप उस निशाने पर तीर नहीं मार सकते जो आपको दिखता ही ना हो, लेकिन जो निशाना दिखता है उस पे तीर मारना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत आसान भी है। यदि आप ये ही नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है,
तो कोई भी सड़क आपको वहां पहुंचा देगी। यदि आप यही नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है, तो कोई भी सड़क आपको वहां पहुंचा देगी। और जैसा कि बेन ग्रेट्स्की ने कहा था, आप हर वो निशाना चूक सकते हैं जिसे आप नहीं लगाते। राइट? जहाँ नहीं जाना चाहते वहाँ तो कोई भी सड़क पहुँचा देगी, और हर वो निशाना जो आप नहीं लगाते वो तो चूक ही गया ना, क्योंकि वो तो तीर लगा ही नहीं निशाने पे। आप जीवन के हर क्षेत्र में सचमुच क्या चाहते हैं, यह तय भर कर लेने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले यह तय करना है कि हम सचमुच क्या चाहते हैं अपने लिए लाइफ में। आपका इनकम गोल क्या है, उसको पाने के लिए आपका पाथ ऑफ सक्सेस क्या है, करना क्या है आपको लाइफ में। सिर्फ एक बार ये तय कर लीजिए, उसको रिटर्न में लिख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, रोज़ लिखिए उस गोल को। और एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया ना, तो आपने सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया समझो। और फिर अगर डिसिप्लिन्ड वे से कमिटेड होकर उसके ऊपर काम करेंगे, तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। 3% का नियम। केवल 3% वयस्क लोगों के पास ही लिखित लक्ष्य और योजनाएं होती हैं। केवल 3%, ओनली 3% पीपल हैव रिटन गोल्स एंड रिटन प्लान्स। पहले आपका गोल होना चाहिए और फिर आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये 3% लोग इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। समझ रहे हैं आप? जिनके पास रिटन गोल और रिटन प्लान्स होते हैं ना, उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट और पूरा मैप तैयार है कि क्या करना है, इसके बाद कौन सा स्टेप लेना है, उसके बाद कौन सा स्टेप लेना है, फिर इतना करने के बाद मुझे कैसे स्केल अप करना है। सब कुछ पूरा ब्लूप्रिंट होता है उनके कहाँ, माइंड में, क्योंकि उन्होंने लिखा है। जो लिख देते हो ना आप, वो आपके एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है। तो ऐसे सिर्फ 3% लोग हैं दुनिया में, और वही लोग इस दुनिया पे राज करते हैं। वो इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% मिलकर भी नहीं कमा पाते। ऐसा क्यों है? कारण स्पष्ट है। यदि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने की योजना है, तो आपके पास एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हैं। तब बाधाओं और प्रलोभनों के कारण आप राह नहीं बदलते। आपके पास एक निश्चित मार्ग है, इसलिए आप ना भटकते हैं, ना किसी दूसरी दिशा में जाते हैं। आप अपना अधिकांश समय बिल्कुल सीधी लकीर में केंद्रित करते हैं। जहां आप हैं, वहां से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के सबसे सीधे मार्ग पर चलने में। इसी वजह से लक्ष्य लिखने वाले लोग लक्ष्य विहीन लोगों से इतना ज़्यादा प्राप्त कर पाते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 2 शिप हैं, ठीक है, अभी चलने वाली हैं सी पोर्ट से। एक शिप के पास तो पूरा पूरा कैप्टन है, उनकी टीम है, ठीक है, और उनके पास पूरा मैप और प्लान है कि कहाँ जाना है और कितने दिन में वहाँ पहुँचना है, कौन सा रास्ता फॉलो करना है। और दूसरी शिप है, उसको बस इंजन चला के छोड़ देना समुद्र में, कि जहाँ जाएगी अपने आप पहुँच जाएगी। अब आप बताओ कौन सी अपने लक्ष्य तक पहुँचेगी, कौन सी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेगी। फिसली वही वाली शिप ना, जिसके पास पूरी टीम है, पूरा मैप है, पूरा वे ऑफ डेस्टिनेशन है। दूसरी शिप तो पता नहीं, शायद डूब जाएगी या कहीं बंद पड़ी मिलेगी हमें थोड़ा टाइम के बाद। बस वही आपका जीवन है। जब आपके पास रिटर्न लक्ष्य है और उसके ऊपर चलने का पूरा वे ऑफ प्लानिंग भी आपने की हुई है, कैसे 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 मुझे स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर आपको सक्सेस तक पहुंचने पे कोई भी नहीं रोक सकता है। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य हैं, जबकि वास्तव में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं होती हैं। उनके पास पहले से ही लक्ष्य हैं, जबकि वास्तव में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं होती हैं। याद रखें, आशा रखने से मात्र सफलता नहीं मिलती, और इच्छा को इस तरह से परिभाषित किया गया है, एक ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे कोई ऊर्जा भी नहीं है।
वो तो सबको टाटा बिरला अंबानी बनना होता है, लेकिन कितने लोग बन पाते हैं? जो उसके पीछे कार्य करते हैं सिर्फ वो। जो नहीं करते, आशाएं सपने तो हर कोई देखता है, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास इतना अनलिमिटेड पैसा हो, बस मैं सोता रहूं और पैसा आता रहे। लेकिन उसके लिए आपने क्या कार्य किया, दैट मैटर्स। ठीक है। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते और योजनाओं में नहीं बदल पाते, वे बिना बारूद वाले कारतूसों की तरह होते हैं, जिनसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अलिखित लक्ष्यों वाले लोग खाली कारतूस चलाते हुए जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी रहती है कि उनके पास लक्ष्य पहले से ही है। इसलिए वे लक्ष्य निर्धारण का मुश्किल और अनुशासित कार्य कभी नहीं करते, जबकि यह सफलता की सबसे बड़ी योग्यता है। क्या है सफलता की सबसे बड़ी योग्यता? लक्ष्य निर्धारण और उस पर चलने का, उसके पाथ पर चलने का अनुशासन। जिसके पास ये है उसी को सक्सेस मिलने वाली है, और किसी को नहीं। सफलता के अवसर कई गुना बढ़ाएं। 2006 में यूएसए टुडे ने एक अध्ययन में लेख के बारे में लेख प्रकाशित किया। इसमें शोधकर्ताओं ने नए साल का संकल्प लेने वाले लोगों को दो श्रेणियों में विभाजित किया। एक, जिन्होंने नए साल में संकल्प लेकर उन्हें लिख लिया, और दूसरे, जिन्होंने नए साल में संकल्प लिए तो थे लेकिन उन्हें लिखा नहीं था। साल भर बाद उन्होंने उन लोगों पर दोबारा सर्वेक्षण किया। उन्हें जो तथ्य पता चला वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। जिन लोगों ने नए साल के संकल्प लिए थे लेकिन लिखे नहीं थे, उनमें से केवल 4% ही उन्हें साकार करने में कामयाब हुए। लेकिन जिस समूह ने नए साल में संकल्प लिखे थे, जिसमें कि सिर्फ कुछ मिनट का समय लगता है, लिखने में तो ज़्यादा देर नहीं लगती ना, उसके 44%, 44% लोगों ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यू कैन सी द डिफरेंस, 40% मोर पीपल। यानी लिखित लक्ष्य वाले लोग उन लोगों में से 1100% अधिक सफल हुए थे जिन्होंने अपने लक्ष्य पे काम नहीं किया था, जिन्होंने सिर्फ लक्ष्य लिखा ही नहीं था। और इसका कारण कितना छोटा और सरल था, संकल्पों या लक्ष्यों को कागज पर मूर्त रूप में उतारना। कोई भी चीज़, कोई भी प्लान सबसे पहले कहाँ बनता है? आपके माइंड में। कैसे बनेगा? जब आप उसको लिख लोगे, फिर उसको पढ़ोगे, आपके माइंड में बस जाएगा वो। फिर अपने आप उस फील्ड के लिए कार्य करोगे, अपने आप से इच्छा शक्ति आएगी उसके लिए कार्य करने की। ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिटन गोल्स होने चाहिए आपके पास, और प्लानिंग होनी चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने की। पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है लेना, ले लिया, उसके बाद सब कुछ आगे अपने आप रास्ता आपको मिलता जाता है। लिखने का अनुशासन। लिखने का अनुशासन। पिछले 25 वर्षों में मैंने लाखों करोड़ों लोगों के साथ काम किया है। मेरा अनुभव यह रहा है कि जिन लोगों में लक्ष्य लिखने का अनुशासन होता है, जो उन्हें प्राप्त करने की योजनाएं बनाते हैं और हर दिन उन पर काम करते हैं, उनके लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना 10 गुनी यानी कि 1000% बढ़ जाती है। 1000%। इसका मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य लिखने भर से ही सफलता की गारंटी मिल जाती है। इससे तो केवल सफलता की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। इस संभावना का लाभ हर व्यक्ति को उठाना चाहिए, क्योंकि लिखने में कोई खर्च या जोखिम नहीं होता, बस थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको सबसे पहले अपने गोल्स लिखने चाहिए। हाँ, लिखना गारंटी नहीं है, लेकिन इससे आपकी संभावनाएं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज 1000 टाइम्स बढ़ जाती हैं। और टाइम कितना लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जस्ट दैट। लिखना एक साइको न्यूरोमोटर गतिविधि है। इट इज़ अ साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी। लिखते समय आप सोचने और ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश होते हैं। सुनने के टाइम आपका ध्यान भटक सकता है, ठीक है, सोचने के टाइम भी ध्यान भटक सकता है, लेकिन जब लिखना है, राइटिंग कर रहे हो, तब ध्यान वहीं होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है ना। तो
लिखते समय आप सोचने और ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश होते हैं। इससे आप यह चुनने के लिए विवश होते हैं कि आपके तथा आपके भविष्य के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप जब भी आप कोई लक्ष्य लिखते हैं तो आपके अवचेतन मन पर उसकी छाप छूट जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि व्हेन यू राइट इट इज़ रिटन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके बाद आपका अवचेतन मन हर दिन चौबीसों घंटे लक्ष्य साकार करने में जुट जाता है। कई बार मैं अपने सेमिनार में प्रतिभागियों से कहता हूँ, केवल 3% वयस्क लोगों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं और बाकी हर व्यक्ति उन लोगों के लिए काम करता है। इनके लिए 3% लोग अपना लक्ष्य लिखते हैं और बाकी 97% उन 3% के लिए काम करते हैं। जीवन में आप या तो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं या फिर किसी दूसरे लक्ष्य को दूसरे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। अब आप किसके लिए काम करना चाहते हैं? आप सोचिए, 3% या 97%। सफलता बनाम असफलता का प्रोग्राम। आपके मस्तिष्क में सफलता का प्रोग्राम भी है और असफलता का प्रोग्राम भी है। असफलता का प्रोग्राम न्यूनतम प्रतिरोध के अनुशासन रहित मार्ग पर चलने का प्रलोभन है। यह मुश्किल और आवश्यक करने के बजाय आनंददायक और आसान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। या आपको कंफर्ट जोन में ही रखना चाहता है। भैया इतना सा कर लो, बस हो गया ना, उसके बाद रेस्ट करेंगे, आप टीवी देखेंगे, आप घूमने जाएंगे, है ना। लेकिन असफलता का प्रोग्राम जीवन भर स्वतः ही सक्रिय रहता है। इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना आपको। यह आपका टेक्निकल प्रोग्राम है जो चलता रहेगा, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। इसी कारण अधिकांश लोग अपनी व्यक्तिगत संभावना को स्वीकार नहीं कर पाते, साकार नहीं कर पाते। यू हैव लिमिटलेस पोटेंशियल। आपको पता है आपके पास लिमिटलेस पोटेंशियल्स हैं, लेकिन जब आप उसकी फील्ड में कार्य ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगी सफलता? कहीं से भी नहीं आएगी। इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें। आपकी असफलता का प्रोग्राम स्वतः सक्रिय रहता है, लेकिन सफलता के प्रोग्राम को लक्ष्य द्वारा प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। उनको गोल्स का आपको एक प्रेरणा देनी पड़ती है कि हाँ, ये हमारा गोल है जो हमें अचीव करना है। जैसे ही आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, आपकी असफलता का प्रोग्राम रुक जाता है और सफलता का प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है। यानी लक्ष्य तय करके आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तब आप बिना रडार वाले जहाज नहीं रहेंगे जो तूफान में थपेड़े खाता रहता है। तब तो आप रडार, कंपास और स्पष्ट मंजिल वाले ऐसे जहाज बन जाएंगे जो सीधे अपने लक्ष्य की दिशा में तैरेगा। जहाज याद है ना, जिसके पास रडार है, जिसके पास नेविगेशन है, जिसके पास कैप्टन है, जिसके पास टीम है, प्लान है अपने डेस्टिनेशन पहुंचने का, वही तो पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक। जिसके पास तो ये सब कुछ नहीं है, वो कहाँ से पहुंच जाएगा, राइट। सो वी हैव रेड टिल पेज 74। लास्ट पैरा अभी बाकी है, चलो ये कर लेते हैं। लक्ष्यों की शक्ति। कुछ समय पहले मेरे एक ग्राहक ने मुझे एक रोचक प्रसंग बताया। उन्होंने 1994 में मेरे एक सेमिनार में भाग लिया था, जिसमें मैंने लक्ष्य लिखने और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाने की सलाह दी थी। जब उस वक्त वह 35 साल के थे और नैशविल के एक कार डीलर के यहाँ नौकरी करते हुए हर वर्ष लगभग $50,000 कमा रहे थे। उसने मुझे बताया कि उस दिन उसकी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। वह अपने लक्ष्य और योजनाएं लिखने लगा और उन पर हर दिन काम करने लगा। 12 साल बाद उसकी वार्षिक आमदनी $10 लाख से ज़्यादा हो गई। अब वह तीव्र प्रगति करने वाली एक कंपनी का प्रेसिडेंट है जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों को अपनी सेवाएं बेचती है। उसने मुझसे कहा, अगर उसने कागज पर अपने भावी लक्ष्य नहीं लिखे होते तो न जाने उसका जीवन कैसा होता। Now you see the importance of writing your goals. Start writing from today. ठीक है, we are on page number 75. We'll continue in the next video. Thank you for being here with me.
Bye bye. See you in the next video.